हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग सीडीपी का ये हम लोगों का 8 एपिसोड होगा जिसमें हम लोग मानसिक विकास से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। सो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ओके, जब संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात आ रहा है इट मीन्स बुद्धि के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है किस चीज से? बुद्धि से, दिमाग से। ओके, और उसके लिए हम लोग का सबसे बेस्ट चीज क्या होता है? अगर इसमें से देखें तो प्ले ग्राउंड, देन स्कूल एंड क्लासरूम, ऑडिटोरियम, एट होम। तो अगर यहां देखें तो जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है वो अपना स्कूल एंड क्लासरूम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है कि परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत हमारे आईक्यू को टेस्ट किया जाता है, हमारे बुद्धि को, इंटेलिजेंस को, और हमारा कैसा डेवलप हुआ है कॉग्निशन का उसको लेकर टेस्ट किया जाता है। इस वजह से जो सबसे बेस्ट होगा इसमें डिफाइन करने वाला वो कहाँ होगा? विद्यालय यानी कि स्कूल में। अगला है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। ओके, राघव बच्चा जो है वो अपने से जो है वो संगीत बनाया, अपना कीबोर्ड बनाया और वहाँ पर वो संगीत बजा रहा था, और उस चीज़ को उसके टीचर जो है वो देखते हैं तो उसको, उनके टीचर को लगता है कि इसके अंदर कोई एक बुद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। जैसा कि हमको पता है कि गार्डनर ने बताया था कि 7 तरह का बुद्धि होता है जिसमें से कोई एक जो है वो किसी एक चीज़ में अच्छा होता है, बाकी चीज़ों में एवरेज होता है। तो ये उसी के तहत हम मान सकते हैं कि उनके टीचर जो है वो गार्डनर का जो थ्योरी है उसको अपने दिमाग में लाकर वो सोच रहे हैं कि इस बच्चे में, राघव में जो है वो म्यूजिकल जो एबिलिटी है वो थोड़ा सा बढ़िया है और बाकी चीजें क्या है वो एवरेज है। ऑलराइट, आगे है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वो किससे प्रभावित है? इट मीन्स एक टीचर जो है वो क्या कर रही है कि वेराइटी ऑफ टास्क, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स इस्तेमाल कर रही है अपने बच्चों को सिखाने के लिए। अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, कभी काइनेटिक्स, कभी इन्वायरमेंट, कभी म्यूजिक, कभी स्पेस। मतलब कि जो गार्डनर का 7 थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग वो किसी चीज़ को अप्लाई कर रही है, ताकि उनको पता है कि किसी चीज, हर एक बच्चा में कोई एक बुद्धि जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है, तो वो अप्लाई कर रही है सारा, ताकि जिसमें जो भी हो उसके हिसाब से वो कॉन्सेप्ट को पिक कर ले। ऐसे टीचर को बहुत बहुत सैल्यूट, बहुत बहुत सलाम, क्योंकि वो हर बच्चों को ध्यान में रखते हुए और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन, डिफरेंट एग्जाम्पल जो है कितने पेशेंस के साथ ला रहे होंगे। ओके, सो क्या हो जाएगा कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को वो जो है वो क्लासरूम में अप्लाई कर रहे हैं। जब टीचर आप लोग भी बन जाना है तो सिर्फ इसको थ्योरी पे ही नहीं रहने देना है, बल्कि वहाँ पर भी गार्डनर का थ्योरी, ब्लूम्स थ्योरी और पियाजे और सब कुछ को अप्लाई करके जो है वो बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन देना है। आगे है, क्योंकि कई बार हम लोग कहते हैं ना कि इसका पढ़ के हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे, पढ़ के उसको इस्तेमाल करने का भी यहाँ पर मौका मिलेगा टीचिंग में। कई बार कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ ली है, उसका साइन थीटा कॉस थीटा वो कहाँ इस्तेमाल करें अपने जीवन में। ओके, तो इस्तेमाल भी करना। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय विच। तो एक बार देखते हैं क्या है। जितनी संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन। मतलब कह रहा है कि भैया एग्जामिनेशन वेल प्लान्ड तरीके से लो। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। एक्टिविटीज दैट रीइंफोर्स ट्रेडिशनल मैथड। ट्रेडिशनल मैथड को क्यों अभी भी हम लोग करें? नहीं, संज्ञानात्मक विकास उसको समर्थित नहीं करती है। देन एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरिड इन्वायरमेंट। ओके, ये बहुत सही लग रहा है। आगे देखते हैं, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधि। नहीं 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 नहीं, एक पे नहीं। ओके, तो क्या है कि हम अगर कहीं पर एक रिच एंड वेरिड इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रहा है तो उससे क्या होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस चीज़ को सपोर्ट करेगा, उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उस पर इन्वायरमेंट का भी असर होता है। आगे कि हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। तो गार्डनर साहब का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था वो क्या बात करता है? तो वो बात करता है कि शिक्षक को चाहिए कि
विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। वो बहुविधियों के बारे में बात किए थे, तो ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। गार्डनर को लेकर, गार्डनर का थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका बहुबुद्धि को याद रखना है, ओके, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे, देखिए ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई क्वेश्चन जो है वो अपने से ऐसे बनाया नहीं गया है, ये सीटेट 2016 का सवाल है और हर एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन यहाँ पर पिक किया गया है। देन आज बेसिकली फोकस होगा बहुबुद्धि पर होगा। हमारा हर दिन का एक थीम होता है, हम लोग हर दिन एक थीम को उठाते हैं और उसी के बेस पर अपना जो है वो लेक्चर को डिजाइन करते हैं। तो आज का जो थीम होगा वो बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस पे होगा। सो बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किस चीज को छोड़कर बाकी 3 बात जो है वो बहुबुद्धि के बारे में सही है। सो सबको एक एक करके पढ़ लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, मतलब संवेगात्मक बुद्धि लब्ध से संबंधित नहीं है, तो ये बात सही है बिल्कुल कि इस बारे में बात नहीं करता है। देन बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इंटेलिजेंस इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या करें, देखिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा बात इसमें से मल्टीपल इंटेलिजेंस कहता है, बाकी उसमें से एक जो है वो नहीं कहता है, एक गलत है। तो ये इंटेलिजेंस के बारे में सही है, बाकी चीजें क्या है, जिसे सब्जेक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन वेरियस वेज, विषयों को विभिन्न तरीकों से, और यही बात तो बहुविधि में कहा जाता है कि हम लोग क्या है कि विभिन्न तरीकों से चीजों को सीखना है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन, तो ये सब कुछ मल्टीपल इंटेलिजेंस में आ जाएगा। लेकिन ये क्या है कि एक तरह से ये इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का जो है वो डेफिनेशन दिया गया है, तो ये चीज़ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत को लेकर ये बात सही नहीं है। तो हमको वही पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट। आगे है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज, सो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस किससे रिलेटेड है, टू रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना एवं हेर फेर करना, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। इस चीज को दिखाता है कि आपको जो है वो ध्वनि संबंधी जागरूकता है और क्षमता है, तभी जो है आप उसमें तोड़ फोड़ कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। इट मीन्स इसमें से कुछ 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन जो है वो बहुबुद्धि को लेकर जो है वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, क्रिटिकल एनालिसिस है, क्रिटिकल व्यूज है मल्टीपल इंटेलिजेंस को, और कोई एक जो है वो नहीं है। तो इसमें से अगर देखें तो इट इज नॉट, ये तो बात है उसके बारे में, देन ये भी बात उसके बारे में क्रिटिकल व्यूज है, और अगर बात करें इस थर्ड ऑप्शन के बारे में तो यहाँ पर क्या है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में बात किया गया है, तो ये क्या है कि उसके लिए सही नहीं बैठता है, यानी कि ये अपना हो जाएगा राइट आंसर। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है, तो वो प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी कि परसेप्शंस। पहले हम लोग किसी चीज को लेकर परसेप्शंस अपने दिमाग में एक सोच बनाते हैं, ओके, परसेप्शंस बनाने के बारे में उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, विभेदीकरण करते हैं, और फिर उसके बाद उसको सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, पृथक्करण करते हैं, देन उसको हम लोग जनरलाइज करते हैं। तो ये 4 स्टेप है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का, यानी कि संप्रत्यय निर्माण का। ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, कॉग्निशन इज अ पार्ट ऑफ विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ओके, तो अपना राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें से जो है वो गिलफर्ड थ्योरी जो है वो कॉग्निशन के बारे में यानी कि संज्ञान के बारे में बात करता है, तो ये बाकी 3 जो है वो उनके बारे में नहीं, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा गिलफर्ड का सिद्धांत। देखिए कितना अच्छे तरीके से कितना सिंपल कॉग्निशन क्वेश्चन, कितना सिंपल था, बट इसका ऑप्शन कितना सुंदर बनाया है, किस चीज से रिलेटेड है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हु प्रोपोनेटेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सा क्वेश्चन हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पीयरमैन, ओके, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, जनरल एंड स्पेसिफिक, ओके। हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस चीज पर बल देता है, हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेज, वो किस चीज पर, तो बहु डाइवर्स चीजों पर बात करता है, वो अलग चीजों पर बात करता है। तो क्या है इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से बात हो जाएगा
प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं यानी कि द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर किसी के पास एक अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग एबिलिटीज़ है, तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। इस वजह से हमको अपने कॉन्सेप्ट को हर एक अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए क्लासरूम में, ताकि जिसको जिस चीज़ में जो है वो मास्टरी है या जिस चीज़ में उसको कमांड है वो उसके हिसाब से उस चीज़ को एक्वायर कर लेगा। आगे है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये एक मॉडल इंटेलिजेंस बुद्धि के बारे में दिया गया था, बहुबुद्धि नहीं, बुद्धि के बारे में दिया गया था। तो इसमें से जो है वो सही अपना हो जाएगा कैटल ने दिया था। और जो अपना तरल बुद्धि और वो ठोस बुद्धि के बारे में बताए थे, तो तरल बुद्धि जो है वो उस चीज़ को कहते हैं जब हम लोग तर्क के आधार पर जो है वो कोई समस्या हो उसका हल करने का अगर योग्यता किसी में हो तो उसको हम लोग तरल बुद्धि कह देते हैं। वही अगर हम कोई शिक्षण किए हैं, प्रशिक्षण किए हैं, कुछ हमको अनुभव है और उसके आधार पर अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग ठोस बुद्धि कह देते हैं। ऑल राइट, होप आपको ये बात समझ में आएगा। तो ये चीज़ जो है वो फ्लूइड क्रिस्टलाइज यानी कि तरल बुद्धि वाला चीज़ जो है वो कैटल के द्वारा दिया गया था। इधर देख लेना है, एक नहीं दो बार पूछा गया है। ओके, आई नो जब ये सब क्वेश्चन आता होगा थोड़ा सा साइंटिस्ट पे बेस और साइकोलॉजिकल पे बेस तो थोड़ा सा मन लगता हो कि अब यहाँ से निकलो जल्दी और आसान सा वही डेवलपमेंट और वही विकास और वही सिद्धांत पे सवाल करो, वही घूम घूम कर, ताकि वो मज़ा आता है हमारे माइंड को, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन जो होता है वो आसान होता है थोड़ा। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ मतलब धनी परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। ओके, और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा होना ही था। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है, यानी कि दो भाई थे, एक को गरीब और एक को अमीर घर वाले जो है वो गोद ले लेते हैं। तो कहता है कि एक साल के बाद जो है वो उसके IQ स्कोर में क्या जो है वो प्रभाव होगा। तो ऐसा है कि अमीर और गरीब से उसका जो है वो किसी तरह का IQ पे डिपेंड नहीं होगा। सो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ स्कोर। सामाजिक स्तर जो सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। अगर सामाजिक और आर्थिक स्तर करता ही तो जितने अमीर के बच्चे हैं वही सब कुछ बनते। और जो हम लोग ये पेपर में सुनते आते हैं कि ऑटो वाला का बेटा तो नाई का बेटा तो मोची का बेटा ये बन गया वो बन गया, वो कभी नहीं सुन पाते। हम आप खुद ही जो है एक बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यता डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। इट मीन्स जो है वो बुद्धि लब्धांक जो है वो कितना ज़्यादा हम लोग को मैटर करता है एकेडमिक में। तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट इज जनरली डैश रिलेटेड टू द एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि IQ के लेवल पे ही हम लोग जांच करते हैं कि किसी का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा होगा। अगर 71 से कम है तो बिल्कुल वो डल है, और 130 के आसपास जिसका है वो बिल्कुल इंटेलिजेंस है। तो 71 से 30 के बीच में जो है बेसिकली हम लोग IQ जिसका होता है उसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं कि वो उसका किस लेवल का उसका जो है वो इंटेलिजेंस है। ऑलराइट, आगे है कि इंटेलिजेंस इज बुद्धि, मतलब कि इंटेलिजेंस के बारे में क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो वो क्या है, एक सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अगर हम लोग के पास एक कैपेबिलिटीज है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, किसी भी समस्या का समाधान निकालने का, तो उसी को हम लोग बुद्धि कह देते हैं। जैसे कई दोस्त हमारे ऐसे होते हैं ना कि जिनका बुद्धि बहुत तेज चलता है, उनके पास कोई प्रॉब्लम दो वो कुछ भी तिगड़मबाज लगा के ऐसे वैसे करके उसका सॉल्यूशन निकाल कर दे देते हैं। तो हम लोग कई बार ऐसे कॉमनली कह देते हैं कि भाई तुम्हारे पास बहुत बुद्धि। वही सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, मतलब उसके पास बहुत सारा तरीका है किसी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने का, किसी चीज़ को रीच आउट करने का। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु प्रयोग किया गया था। तो भाटिया बैटरी का जो है वो इस्तेमाल किया गया था बुद्धि को लेकर, बुद्धि को मापने लेकर। और CM भाटिया ने इसका कब 1955 में जो है वो आविष्कार किया था। निम्न में से कौन सा, मतलब भाटिया को हमको याद रखना है कि बुद्धि के साथ बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है, पूछ लेगा कभी तो हम लोग बस ऐसे मुंह ताकते रह जाएंगे, इसलिए इन सब सारी चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ओके, बात करें तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है वो बुद्धि के कार्यों के आधार पर 3 तरह का उप सिद्धांत में बांटे हैं। तो पहला एक संदर्भगत, फिर अनुभवजन्य और घटक। तो संदर्भगत मतलब कि वो इन्वायरमेंट के साथ जो सीखता है, देन अनुभव मतलब कि वो जो है वो इन्वायरमेंट के साथ, और घटक यानी कि असेसमेंट वगैरह के द्वारा। ओके, तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग क्या है कि अनुभव के द्वारा करते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है दोबारा भी,
फिर समझ में आएगा इसका डीप क्या है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, यानी कि बिने साइमन टेस्ट जो है वो किस चीज़ को मेजर करता है? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब ऐसा चीज़ आ रहा है तभी हम लोग क्या कि बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है कि विशिष्ट या व्यक्तिगत बुद्धि का मापन करता है, यानी कि ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ये परीक्षण का मापन करता है। तो ये आज कुछ सवाल जो है वो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से रिलेटेड जो कि यूपी टेट, छत्तीसगढ़ टेट, सी टेट से पिक किया गया है, जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट भी छूटे नहीं और हम लोग क्या है कि एक बार समझ पाए एग्जामिनर के माइंड को कि वो कैसा कैसा सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिविजन जरूर कीजिए। साइनिंग ऑफ।